अब आगे सीढ़ियों से उतरते हुए वैदेही ने कहा, मासी को हमारे खिलाफ भड़काना बंद कीजिए विदु। ये बोलते हुए वैदेही नीचे आई। उसने पीले रंग का बहुत ही सुंदर सा सूट पहना था। उस सूट में वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। खुले बालों के साथ साथ चेहरे पर हल्का सा मेकअप और साइड दुपट्टा जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। उसके नीचे आते ही विधि ने कहा, लीजिए माँ, आ गई आपकी लाडली तैयार होकर। मंजरी जी विधि की बात सुनकर वैदेही के पास गई और उसके गाल पर हाथ रख बोली, बहुत ही प्यारी लग रही है आप। महादेव करे आपको किसी की नजर ना लगे। ये बोल मंजरी जी ने उसकी बलाई ले ली। ये सब देख विधि ने चिढ़ते हुए कहा, अगर आप दोनों का हो गया हो तो क्या हम चले, वरना लेट हो जाएंगे तो जताते रहना आपका प्यार। विधि की बात सुन वैदेही ने मंजरी जी से कहा, मासी शायद किसी को जलन हो रही है, चलिए हम चलते हैं और बाकी सबको जलने देते हैं। ये बोल वो मंजरी जी के साथ बाहर निकल गई। विधि भी चिढ़ते हुए उनके पीछे ही निकल गई। कुछ वक्त बाद वैदेही, विधि और मंजरी जी तीनों ही एक बड़े से घर के सामने खड़ी थी। ये घर किसी महल से कम नहीं था। ये प्रयागराज के एक बड़े बिजनेसमैन अनिरुद्ध चौधरी का बंगला था, जहाँ पर वैदेही अनिरुद्ध चौधरी के असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। विधि ने बंगले को देखते हुए कहा, वैदेही क्या आप सच में इतने बड़े घर के मालिक के साथ काम करती हैं? इसका मतलब आप हमेशा ही यहाँ आती हैं ना? वैदेही ने हाँ में सिर हिलाया तो विधि ने कहा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस पर वैदेही ने विधि को देखा और उसके खुले मुंह को बंद करते हुए बोली, अपने मुंह को बंद कीजिए विदु, वरना मक्खी चली जाएगी। और चलिए अंदर, सर इंतजार कर रहे होंगे हमारा। ये बोलकर वैदेही को लेकर बंगले के अंदर चली गई। वैदेही के अंदर जाते ही अनिरुद्ध जी जो मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, उनकी नज़र वैदेही पर गई। वैदेही की नज़र भी अनिरुद्ध जी पर गई तो वो अनिरुद्ध जी के पास चली गई। अनिरुद्ध जी वैदेही को देखते हुए बोले, अरे बेटा आप आ गई, हमें तो सोच रहे ही थे कि आप अभी तक क्यों नहीं आई। पता है रिधिमा आपके बारे में कितनी बार पूछ चुकी है। अनिरुद्ध जी की बात सुनकर वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी सर, वो हम कुछ मीटिंग और अर्जेंट करनी थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब हम आ गए हैं और रिधि की जितनी भी शिकायतें होंगी हम सब कुछ दूर करेंगे। उसकी बात पर अनिरुद्ध जी ने कहा, वैदेही हमने कहा ना कि आप हमें सर कहकर मत बुलाया कीजिए। आप हमारे लिए हमारी बेटी जैसी हैं। आपकी और आपके काम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपने अपने काम से ना सिर्फ हमारी कंपनी में अपनी एक खास जगह बनाई, बल्कि हमारे दिल में भी अपनी एक खास जगह बना ली है। उसके बाद पर शंभू ने कहा, ये तो आपका बड़प्पन है सर। उसके बोलते ही अनिरुद्ध जी ने उसे घूरा तो वैदेही ने अपना कान पकड़ कर कहा, सॉरी सर। इस पर अनिरुद्ध जी मुस्कुरा दिए। अनिरुद्ध जी ने वैदेही के सर पर हाथ रखा और उसे अंदर जाने को कहा। वैदेही मंजरी जी और विधि के साथ अंदर गई, जहाँ रिधिमा की हल्दी की रस्में चल रही थी। कुछ औरतें मंजरी जी को पहचानती थी जो उन्हें अपने साथ ले गई। वही वैदेही और विधि रिधि के पास गई। वैदेही को देखकर सामने स्टेज पर बैठी लड़की तुरंत उठकर वैदेही के गले से लग गई और बोली, हम आपको कितनी देर से याद कर रहे थे, कहाँ थी आप वैदेही? वैदेही ने रिधि की तरफ देखकर कहा, वो हम थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि हम राजस्थान की होने वाली कुंवर निशा के लिए कुछ उपहार का इंतजाम कर रहे थे। वैदेही की बात सुनकर रिधि के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और वो कुछ सोचने लगी। वैदेही ने जब ये देखा तो उसने रिधि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रिधि क्या हो गया, कहाँ खो गई हैं आप? वैदेही की बात पर रिधि ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, कुछ नहीं, आप बताइए क्या उपहार लेकर आए हैं आप हमारे लिए? रिधि की बात पर वैदेही ने उसे छेड़ते हुए कहा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा कुंवर रानी, क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज है और हम वो आपकी शादी वाले दिन ही आपको देंगे। इस पर रिधि ने कहा,
क्यों हमें सता रही है वैदेही? दीजिए ना हमारा उपहार। वैदेही ने कहा, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए रानी, जल्दी ही आपको आपका उपहार मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप अपनी रस्मों पर ध्यान दीजिए। ये बोल उसने रिधिमा को स्टेज पर रखी चेयर पर बैठाया और इसी के साथ सभी रस्में शुरू हो गई। काफ़ी रात तक नाच गाना चलता रहा, जिसके बाद वैदेही विधि और मंजरी जी के साथ घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर वैदेही सबके साथ कुछ वक्त तक सोफे पर बैठी। इस वक्त वैदेही के चेहरे पर एक शांति थी और वो कुछ सोच रही थी। इसे सोचते देख कर विधि ने कहा, आप को क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? विधि ने वैदेही से पूछा। वैदेही यूं ही कुछ वक्त बिना कुछ बोले बैठी रही, जिसके बाद उठकर कमरे की तरफ जाते हुए बोली, आप सब सो जाइए, कल हमें बहुत काम है। और हाँ विधि, आपको कल की शाही पूजा के बारे में तो याद है ना? विधि ने हाँ में सिर हिलाया तो वैदेही ने सिर्फ हम कहा और वहाँ से चली गई। के जाने के बाद विधि ने हैरानी से मंजरी जी को देखा और कहा, माँ ये आपकी लाडली अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं ज़्यादा काम की वजह से इन्हें सदमा तो नहीं लगने लगा? विधि ने एकदम सीरियस होकर कहा। विधि की बात सुनकर मंजरी जी उसके सर पर चपड़ लगाकर बोले, कुछ भी मत बोलिए और जाइए, जाकर सो जाइए। ये बोलकर मंजरी जी उठकर वहाँ से चली गई। मंजरी जी को जाते देखकर विधि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लो मुझे जाने को बोलकर खुद ही चली गई। इस घर में तो मुझे कोई सीरियस लेता ही नहीं है। उन्हें कैसे बताऊंगी मैं उनकी सोच से कई गुना ऊपर की सोच रखती हूँ। खैर एक दिन ये लोग ज़रूर मुझे सीरियस लेंगे। तब तक के लिए चल विदु, तू भी आराम कर, इन कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। ये बोल विधि अपने कंधे को थपथपाते हुए वहां से चली गई। अगली सुबह सुबह का वक्त था। प्रयागराज के खाली मैदान में अनुरुचि अपने कुछ लोगों के साथ खड़े थे। अनुरुचि ने समय देखा और बगल में खड़ी वैदेही से कहा, समय हो गया है, आप सबको कुछ तैयार रखने के लिए कहिए। वैदेही ने ओके सर कहा और वहाँ से सारी तैयारियां देखने लगी। कुछ ही देर हुई थी कि तभी उस खाली मैदान में एक साथ दो जेट ने लैंड किया। जेट लैंड करते ही एक जेट से एक शख्स अपनी पत्नी का हाथ थामे हुए बाहर आए, जो कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के कुमसा अभिजीत सिंह राजपूत, जिनके साथ उनकी पत्नी कुमरानिसा अवंतिका अभिजीत सिंह राजपूत निकल कर आए। उन्हीं के पीछे कुमसा के छोटे भाई रणवीर सिंह राजपूत अपनी पत्नी अपर्णा जी के साथ बाहर आए। सभी लोग काफ़ी एलिगेंट और रॉयल लग रहे थे। उन सब के बाहर आते ही ढोल नगाड़े एक कतार से बजने लगे, जिसके साथ उन सब के ऊपर फूल बरसाए जाने लगे। इसी के साथ दूसरे जेट से दो हैंडसम और नौजवान लड़के, जिनका नाम शिवाय सिंह राजपूत और आदित्य सिंह राजपूत, निकल कर आए। उनके पीछे काफ़ी खूबसूरत सी लड़की शिवन्या सिंह राजपूत चल कर आ रही थी। शिवाय और शिवन्या रणवीर जी और अपर्णा जी के बच्चे थे, तो वही आदित्य और रुद्राय कुमसा और हुकुमरानिसा के बच्चे थे। सभी बच्चों की उम्र बस कुछ ही सालों का फर्क था और सब अपने अपने कामों में माहिर थे। मेरी को काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया। अनिरुचि हुकुमसा को गले लगाते हुए कहा, स्वागत है हुकुमसा, आशा है कि आने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हुकुमसा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हुकुमसा नहीं, समधी जी कहिए, हम अब समधी बनने वाले हैं, तो ये फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है समधी सा। उनके बात पर अनुज मुस्कुरा दिए, जिसके बाद उन्होंने हुकुमसा और रणवीर जी को अपने हाथों से टीका लगाया। अनिरुद्ध जी ने हुकुमसा को देखा, चलिए हुकुमसा, आप सबके ठहरने का प्रबंध हो चुका है। पहले आप सबको जलपान कर आराम कीजिए, उसके बाद शाम की महाआरती के लिए घाट चलेंगे। उनकी बात खत्म हुई ही थी कि तभी अवंतिका जी ने कहा, नहीं, हम अभी आराम नहीं कर सकते, अभी हम अपने पुरोहित जी से मिलेंगे, उसके बाद ही हम आराम करेंगे। कुमसा ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर कहा, सही कह रही है हुक्मरानी, पहले हम पुरोहित जी से मिलने उनके निवास जाएंगे, उसके बाद ही सारे काम होंगे, तब तक रुद्र भी यहाँ आ जाएंगे। कुमसा की बात पर अनुज ने कहा, जी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कुछ ही वक्त में सभी शाही गाड़ियाँ घाट से कुछ दूरी पर कर खड़ी हुई। सभी लोग गाड़ी से निकले और आश्रम की तरफ चल दिए। वही अनिरुद्ध जी भी उनके साथ थे, पर वैदेही पहले ही वहाँ से निकल गई थी। आश्रम में आकर वो सब गुरु विश्वनंद जी से मिलने उनकी छोटी सी कुटिया में गए। विश्वनंद जी इस वक्त ध्यान में बैठे थे, इसलिए सभी उन लोग उनके सामने नीचे मिट्टी चटाई पर भी बैठ गए, केवल अनिरुद्ध जी को छोड़कर, क्योंकि वह बाहर ही रुक गए थे। कुछ वक्त ही हुआ था जब महंत जी ने अपनी आंखें खोली और सब को देख मुस्कुरा दिए। उन्होंने सबको देखते हुए कहा,
हमें पता था आप सब ज़रूर आएंगे। कहिए राजन, क्या समाचार लेकर आए हैं? उनके ये बोलने पर सबने जाकर सबसे पहले उनके पैर छुए। उनके बोलने पर हुकुमशाह ने कहा, सब तो पहले ही से जानते हैं आना महंत जी, फिर ये सवाल क्यों? महंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने, हमें सब पता है, पर आप सबके यहाँ आने के कारण से हम वंचित हैं। आप हमें ये बताइए कि आपके यहाँ आने की असली वजह क्या है? उनसे अपने हाथ में पकड़ा शादी का कार्ड उनकी तरफ सम्मान से देते हुए कहा, हम यहाँ अपनी बेटी की शादी के लिए आए हैं महंत जी, और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आप भी शादी में आए। महंत जी ने अपने दास को कार्ड लेने का इशारा किया और मुस्कुरा कर हुकुमशाह की तरफ देख बोले, मकसद तो महादेव ने पहले ही तय कर रखा है, हम सब तो उसके गुलाम हैं। हम करने कुछ चाहते हैं और हो कुछ चाहता है। आपके यहाँ आने का मकसद ही विवाह नहीं बल्कि कुछ और ही है राजन। सब कुछ तय है, अर्थ और अनर्थ भी। जो अर्थ और अनर्थ दोनों को समझे वो ज्ञानी, और जो अर्थ को समझाना चाहे वो मूर्ख। महंत जी के बात पर अवंतिका चंद थोड़ी परेशानी से कहा, मतलब हम कुछ समझे नहीं महंत जी, आपके कहने का क्या मतलब है? महंत जी ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, हम कौन होते हैं समझाने वाले हुक्मरानी सा, समझाएगा तो सिर्फ ऊपर वाला, क्योंकि उसकी लाठी में वास नहीं होती। फिर वो आगे थोड़ा रुक कर बोले, समय सब कुछ बदल कर रख देगा, फिर धैर्य रखना और जो होगा उसे अपनाना, क्योंकि वही भविष्य है, वही आदि है, वही अनंत है। उसे महादेव ने आप सबसे जोड़ रखा है, और महादेव कभी कोई काम गलत नहीं कर सकते। महंत जी की बात सुन सब हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। तो ज़्यादा हुक्मरानी साहब परेशान थी। उन्हें देख महंत जी फिर से मुस्कुराए और बोले, आज के लिए इतना ही, आगे कहानी अगले चैप्टर में।